अब बात कर लेते हैं फ्रांसवा बर्नियर की। ये 17वीं शताब्दी में भारत आया था। भारत की स्थितियों और विकास की तुलना इन्होंने यूरोप की स्थितियों और विकास से की थी। ठीक है, वहाँ की जैसी परिस्थितियाँ थी उसका एक तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने किया था इंडिया के साथ। और इनकी बुक का नाम है ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर। इसमें इन्होंने अपने अनुभवों का वर्णन किया हुआ है। भारत में एक तैवर्नियर भी आया था, फ्रांसीसी जौहरी था वो। उसने भारत की 6 बार यात्रा की थी और भारत की तुलना उसने ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। ठीक है, उसके बाद एक इटालियन चिकित्सक मनुकी या मनुची आप लोग उनको बोल सकते हैं, ये भी आए थे भारत यात्रा करने, जो कि हमेशा के लिए यहीं पर रह गए थे और यूरोप कभी वापस नहीं गए थे। ठीक है, जैसे इसमें आपकी बुक में बरबोसा के बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने डिटेल्ड अकाउंट दिया है ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और नोबिली एक लोग थे। इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस में। ओके, पुर्तगालीज 1500 में भारत आए थे। और जो फ्रांसिस्को बर्नियर था ये एक फ्रेंचमैन था, डॉक्टर था, पॉलिटिकल फिलोसफर था, हिस्टोरियन था। ठीक है, ये मुगल एम्पायर में इंडिया आए थे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन भारत में ये 12 साल तक रहे थे, 1656 टू 1668। और ये बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे मुगल कोर्ट से। ठीक है, शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे दारा शिकोह, उनके फिजिशियन थे। बाद में इन्होंने एक इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट के रूप में काम किया था, किसके साथ? अर्मेनियन नोबल जो थे दानिशमंद खान, इनके साथ में मुगल कोर्ट में ही। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारा सब टॉपिक है। इसमें इन्होंने कंपेयर किया इंडिया को यूरोप के साथ में। ठीक है, इन्होंने अपनी मेजर राइटिंग्स को लुइस 14th को डेडिकेट किया, जो कि किंग ऑफ फ्रांस थे। और मैनी ऑफ हिज अदर वर्क्स वर रिटन इन फॉर्म ऑफ लेटर्स। बहुत सारे इनका जो काम था ये लेटर्स के फॉर्म में था। ठीक, इनका जो असेसमेंट था ये हमेशा एक्यूरेट नहीं था और इन्होंने इंडिया को एज अ ब्लीक सिचुएशन में देखा था इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट ऑफ यूरोप। भारत के विकास को इन्होंने बहुत दयनीय बताया था। बर्नियर वर्क्स वर पब्लिश्ड इन फ्रांस 1670 to 71 और ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन विद इन द नेक्स्ट 5 years between 1670 and 1725. His account was reprint 8 times, reprint 3 times in English. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने 4th टॉपिक पे, मेकिंग सेंस ऑफ एन अलाइन वर्ल्ड, अल-बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम लोग बात करेंगे जो किसी ट्रेडिशन को समझने में जो कई सारे बैरियर्स आते हैं, इससे ओवरकम कैसे किया गया, हम उसके बारे में इसमें जानेंगे। ठीक है, द फर्स्ट अमंग दीज वाज लैंग्वेज। लैंग्वेज सबसे बड़ा और सबसे पहला बैरियर है किसी भी ट्रेडिशन को समझने के लिए। ठीक है, अल-बरूनी के अनुसार संस्कृत वाज डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन। आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को इजीली ट्रांसलेट करना एक लैंग्वेज से अदर लैंग्वेज में ये इतना इजी नहीं। सेकंड बैरियर था जो डिफरेंस है रिलीजियस बिलीफ्स में, प्रैक्टिसेस में, उसके बारे में। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे और प्रैक्टिसेस करते थे, तो उनको समझने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए संस्कृत ग्रंथों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। अल-बरूनी ने भारतीय समाज को समझने के लिए गीता, पुराण, वेद, पतंजलि की पुस्तक, मनुस्मृति, इनका सबका आश्रय लिया। अल-बरूनी इस डिस्क्रिप्शन ऑन कास्ट सिस्टम के बारे में ये क्या कहते हैं? भारत की जाति व्यवस्था को फारस की जाति व्यवस्था से कंपेयर किया। उसमें इन्होंने देखा कि 4 सामाजिक वर्गों का उल्लेख वहाँ पर भी मिलता है और यहाँ पर भी मिलता है। ठीक है, इंडिया में भी 4 है, वहाँ पर भी 4। वहाँ पर थे घुड़सवार और शासक वर्ग, उसके बाद है भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित या चिकित्सक, उसके बाद है खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक, उसके बाद है कृषक और शिल्पकार। भारतीय वर्ण व्यवस्था का जो इन्होंने उल्लेख किया उसमें भी 4 प्रकार आते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके अनुसार ब्राह्मणों की जाति को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था और हिंदू ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्षत्रियों का माना जाता है कि उनके कंधों और हाथों से हुई थी। वैश्य की उत्पत्ति उनकी जंघाओं से हुई थी। शूद्र की उत्पत्ति उनके चरणों से हुई थी। नाउ आवर 5th टॉपिक इज इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। इब्न बतूता का जो एक्साइटमेंट था उन चीजों को लेकर जिनसे वो फेमिलियर नहीं था, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है कोकोनट और पान। ठीक है, उसके बारे में ये नहीं जानते थे। ठीक है, उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली रिप्रेजेंट किया है इन दोनों चीज़ों को अपनी बुक में। नाउ इब्न बतूता इन इंडियन सिटीज़, यहाँ पर इनको कई सारी ऐसी सिटीज़ मिली जो कि फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी उन लोगों के लिए जिनके पास प्रेरणा है, संसाधन है और कौशल है। ठीक है, इनके अनुसार जो यहाँ की इंडियन सिटीज़ थी ये डेंसली पॉपुलेटेड थी, मतलब कि भीड़ भाड़ वाली थी, समृद्ध लोग होते थे,
रंगीन बाजार होते थे जो अलग अलग तरीके के सामानों से भरे हुए होते थे। ठीक है, दिल्ली को एक बड़ी आबादी वाला भारत में सबसे बड़ा शहर बताया है। दौलताबाद महाराष्ट्र में भी भीड़ भाड़ इन्होंने कहा कम नहीं था, जो कि साइज में भी दिल्ली को आसानी से टक्कर दे सकता था। ठीक, इनके अनुसार बाजार जो थे वो सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद होता था, एक मंदिर होता था, कम से कम कुछ में डांसर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए और किसी सोशल एक्टिविटी के लिए कुछ जगहें मार्क्ड होती थी। सम प्लेसेस वर मार्क्ड, जबकि इब्न बतूता स्पेशली कंसर्न नहीं थे एक्सप्लेन करने में प्रॉस्पेरिटीज ऑफ टाउन। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये सुझाव दिया है कि कस्बों की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गाँवों के अधिशेष के माध्यम से होता है, कि विलेजर्स का जो सरप्लस होता था उसके कारण ही टाउन की वेल्थ डिसाइड होती थी। ठीक है, इब्न बतूता ने इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत प्रोडक्टिव, उपजाऊ माना है क्योंकि यहाँ की सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी। ठीक है, जो कि फार्मर्स को 2 क्रॉप्स अ ईयर कल्टीवेट करने को अलाउ करती थी। इनके अनुसार यहाँ की सिंचाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, व्यापार और वाणिज्य भी बहुत अच्छा था। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो थे, इनकी जो मांग थी ये दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया दोनों में काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, जिससे कारीगर और व्यापारियों को बहुत मुनाफा होता था। और भारतीय वस्त्र विशेष रूप से सूती कपड़ा जो था और बढ़िया मलमल का, रेशम का, ब्रोकेड, साटन, ये सब बहुत महंगा था। इस सब की बहुत मांग थी। ठीक है, नाउ अवर थर्ड टॉपिक इज अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इनके अनुसार जो स्टेट्स हैं, मतलब राज्य हैं, उन्होंने कुछ विशेष उपाय किए हैं, स्पेशल मेजर्स का यूज़ किया है व्यापारियों और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सराय और अतिथि गृह मतलब इन्स और गेस्ट हाउसेस ट्रेड रूट्स में वेल सप्लाइड थे। ठीक है, डाक प्रणाली बहुत अच्छी थी, जिसमें कि क्या था कि दूर दूर तक जो सूचना भेजना या ऋण मतलब कि पैसा जो उधार भेजना, उसको तो अलाउ किया ही था, बल्कि जो शॉर्ट नोटिस भेजना और जो ज़रूरत की सामान होती है उसको भेजने की अनुमति भी दी थी। ठीक है, इतनी कुशल डाक व्यवस्था थी। और जासूसों की खबरें डाक प्रणाली के माध्यम से केवल 5 दिनों में सुल्तान तक पहुँच जाती थी। ठीक है, तो ये यहाँ का सिस्टम था। नाउ अवर सिक्स्थ टॉपिक इज बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट। तो ये क्योंकि प्री ऑक्युपाइड थे, इन्होंने इंडिया को लेस डेवलप दिखाया है और वेस्टर्न स्पेशली इन कंपैरिजन टू यूरोप। ठीक है, यूरोप से इन्होंने कंपेयर करके लिखा हुआ है। इनका जितना भी रिटन वर्क है, इनकी बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में है, वो यूरोप के कंपैरिजन में है। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप इसमें फर्स्ट सब टॉपिक है। तो इनके अनुसार ये ऐसा बिलीव करते थे कि जितनी भी लैंड है वो सब मुगल एम्पायर द्वारा ओन की हुई है, क्राउन ओनरशिप है लैंड पर। इसीलिए जो भू स्वामित्व तो होते थे, जो जिनकी वो ज़मीनें होती थी एक्चुअली, वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे। उत्पादन और निर्वाह के लिए विस्तार में भी कोई दीर्घकालिक निवेश नहीं करते थे, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो लोग नहीं करते थे। बर्नियर के अनुसार जो भारतीय समाज था वो दरिद्र लोगों का जनसमूह था, राजा भिखारियों तथा क्रूर लोगों का शासक था और राजा और अमीरों को छोड़कर हर व्यक्ति दुखी रहता था क्योंकि उसके पास निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं था। यहाँ पर मध्यम वर्ग नहीं था। ठीक है, अमीरों में सबसे अमीर और गरीबों में सबसे गरीब के मध्य कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। मुगलों को भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा है। वो यहाँ की हवा को दूषित कहता था और श्रमिकों के अभाव में कृषि विहीन कहता था यहाँ की जगह। फ्रांस बेस्ड फिलोसफर है मॉन्टेस्क्यू इस ट्रैवल बुक को यूज़ करते हैं निरंकुशवाद की धारणा को विकसित करने में। ठीक, उस समय व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्वों के संबंधों से जुड़े हुए थे, अपनी जाति एवं व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और नोटिस की थी, प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स हैं, मतलब जो धनी व्यापारी हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत दूर दूर तक व्यापार करते हैं देश विदेशों में। इनकी बुक में लिखा हुआ है कि जो यहाँ पे टाउन्स हैं वो डिफरेंट चीज़ों पर बेस्ड होकर बने हुए। फॉर एग्जांपल कुछ मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थे, कुछ ट्रेडिंग टाउन्स थे, कुछ पोर्ट टाउन्स थे, कुछ सेक्रेट सेंटर्स थे, कुछ पिलग्रमेज टाउन्स थे। ठीक है, तो ये मर्चेंट्स की जो मतलब जो धनी मर्चेंट्स होते थे उनके अनुसार कुछ प्रोफेशनल क्लासेस होती थी, कुछ उनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ थी, वो अपने कास्ट का ऑक्यूपेशनल बॉडीज़ पर डिपेंडेंट थे। वेस्टर्न इंडिया में क्या ये लोग कहे जाते थे, महाजन्स कहे जाते थे। ठीक है, और इनके चीफ को कहते थे सेठ। और जैसे कि अर्बन सेंटर्स की अगर बात की जाए, जैसे अहमदाबाद है, तो इसमें महाजन्स को नगर सेठ कहा जाता था। महाजन्स होते थे वो अपने चीफ मर्चेंट कम्युनिटी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते, जो कि नगर सेठ कहलाता था। और इसमें कुछ प्रोफेशनल क्लासेस भी होती थी, जैसे कि फिजिशियन हो गया, हकीम, वैद्य, टीचर्स हो गए, पंडित, मुल्ला, लॉयर्स हो गए, वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स एक्सेट्रा। जबकि कुछ लोग जो होते थे वो लोग सरकारी कामों पर डिपेंडेंट होते थे, सरकार पर डिपेंडेंट होते थे राजकीय कार्यों में। ठीक है, और कुछ होते थे जो कि राजाओं के सेवक होते थे। और कुछ होते थे जो ऑर्डिनरी पीपल्स को सर्व करते थे क्राउडेड मार्केट्स में, बाजार में।
अब 7th टॉपिक इज़ वुमेन स्लेव्स सती एंड लेबर्स। तो इसमें क्या होता है कि इब्न बतूता जब सिंध आता है तो वो घोड़े, ऊँट और दास सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को गिफ्ट करता है। जब वो मुल्तान पहुंचता है तो वो वहाँ के गवर्नर को भी दास, घोड़ा, बादाम और किशमिश देता है, ठीक है, गिफ्ट में। मोहम्मद तुगलक ये इन्फॉर्म करता है कि जो इब्न बतूता था वो बहुत खुश था, एक नसीरुद्दीन थे, उनके उपदेश को सुन के, तो उनको 100,000 टंकास मतलब तब के ज़माने के जो कॉइन्स थे वो गिफ्ट किए थे और 200 दास गिफ्ट किए थे, ठीक है। कुछ फीमेल स्लेव्स होती थी, दासियाँ। फीमेल स्लेव्स को सुल्तान इसलिए भी अपॉइंट करता था कि वो एज अ सीक्रेट मॉनिटर काम करती थी सुल्तान के नोबल्स के लिए, ठीक है। वो उनके ऊपर नज़र रखती थी, सुल्तान के नोबल्स के ऊपर। और स्लेव्स जो होते थे वो जनरली यूज़ होते थे घरेलू काम के लिए, ठीक है। इब्न बतूता ने ये चीज़ पाई कि जब भी कोई महिला या पुरुष कहीं जाता था तो उनका जो डोला जाता था जिस पर वो बैठ के जाते थे, स्पेशली उनको उठाने के लिए, उस डोले को उठाने के लिए दास दासियाँ रखे जाते थे। और जो दास दासियों को प्राइस दिया जाता था, जो सैलरी दी जाती थी वो बहुत कम होती थी, स्पेशली जो दासियाँ घर में काम करती थी, ठीक है। और कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकती तो कम से कम 1 या 2 दास दासी तो वो ज़रूरी रखती थी, ठीक है। बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। उसने ये चीज़ भी नोट की थी कि जो कुछ महिलाएं होती थी वो खुशी खुशी सती हो जाती थी, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जिनको फोर्स किया जाता था सती होने के लिए। जबकि इब्न बतूता के अनुसार महिलाओं का जो जीवन था वो सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर भी घूमता था, जैसे कि श्रम कृषि, कृषि के अलावा होने वाले जो उत्पाद होते थे उनमें दोनों में महत्वपूर्ण था, ठीक है। व्यापारिक परिवारों से जो आने वाली महिलाएं थी वो व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, ठीक है। कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी लेकर जाती थी। तो इसलिए ये कहना तो असंभव लगता है कि महिलाओं को उनके घरों के खास स्थानों तक ही परिसीमित रखा जाता था, या मतलब कहीं बांध कर ही रखा जाता था या कुछ चीज़ों में समेट कर ही रखा जाता था, ठीक है। नाउ आवर चैप्टर इज कम्प्लीटेड ओवरऑल, सो थैंक यू।